वेलकम टू वेलनेस लिविंग प्रोग्राम। वेलनेस लिविंग प्रोग्राम हमारा लर्निंग फ्राइडे की सीरीज का एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोग अलग अलग चीज़ों के बारे में डिटेल में जानते हैं, जिसमें हम लोग हमारा शरीर, हमारी रचना कैसी, उसके बारे में जानते हैं। और आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं 22 अप्रैल 2022 को। मेरा नाम है इतीश जयवंत और मैं एक आर्किटेक्ट टर्न वेलनेस कोच हूँ और इस कम्युनिटी का नाम है वेलनेस रीडिफाइंड। हम में से हर कोई आज इस कॉल के ऊपर कोई ना कोई हेल्थ चैलेंज की वजह से कनेक्ट हुआ है और हमेशा से कोशिश यही रहती है कि हमारे जो चैलेंजेस है उनसे हम लोग जल्द से जल्द फ्री हो जाए और हमारी जितनी भी तकलीफें उतनी दूर हो जाए। मगर ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम हमारे शरीर में जितनी भी दिक्कतें तकलीफें आती है, ये क्यों आती है, इसको समझ नहीं लेते, राइट। और इसीलिए वेलनेस लिविंग प्रोग्राम, अच्छी खुशहाल जिंदगी जीने के लिए ये प्रोग्राम आप ही के लिए डिजाइन किया हुआ है। और इसमें हम लोग ऐसी कुछ चीजों को डिटेल में देखते हैं जो आगे आने वाले भविष्य में आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, राइट। तो हमने लास्ट टाइम देखा था लेवल ऑफ जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है शरीर का, कोशिकाओं से बना है, सेल्स से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बने हैं, बॉडी ऑर्गन्स, और कुछ ऑर्गन्स मिला के ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम, कुछ ऑर्गन सिस्टम जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ऑर्गेनिज्म बनता है, राइट। इसी तरह हमारी संरचना हुई है और ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जब कहीं पे कुछ गड़बड़ी करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम्स में इफेक्ट होता है उसका। और ऑर्गन सिस्टम को अगर ठीक करना है, उनके ऊपर काम करना है, तो हमें रूट कॉज सेल्स के ऊपर जाके काम करना है। ये हमने देखा था, यही हमने देखा एटम मॉलिक्यूल से सेल्स बनते हैं, उनको मिलके जोड़ के टिश्यूज, ऑर्गन्स। और यहाँ पे हमने एक्सक्लूसिवली इस डायग्राम में देखा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बना है। टिश्यूज से स्टमक बना, स्मॉल इंटेस्टाइन बना, लार्ज इंटेस्टाइन बना, उसके बाद पूरा कंप्लीट सिस्टम बना जिसे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, जिसमें लीवर भी आता है, इसोफेगस भी आता है, और एक ऑर्गेनिज्म लेवल पे हमारा शरीर बन जाता है, जो एक जीता जागता हम लोग इंसान कहते हैं, राइट। अब इनमें हमने देखे थे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स है, शायद से आपने नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे, और इसीलिए रिमाइंडर फॉर स्लाइस, जो रिमाइंडर स्लाइस है उसमें पूरे के पूरे 12 सिस्टम्स कवर हो जाते हैं, जिनमें कार्डियोवैस्कुलर, हमारी दिल की धड़कनें, ब्लड सप्लाई, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ऐसी बहुत सारी सिस्टम्स के बारे में हमने शॉर्ट में सारे सिस्टम्स देखे थे। और अब आने वाले कुछ टाइम में हम हर लर्निंग फ्राइडे में डिटेल में इन सिस्टम्स को देखने वाले हैं, राइट। तो ये हमारे 12 सिस्टम्स थे, डाइजेस्टिव, मस्कुलर, इंटीग्यूमेंट्री, लिम्फेटिक। हर सिस्टम अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एक अपना रीजन है हमारे शरीर में होने का, और ये इंटर डिपेंडेंट है। हमने देखे ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स है टोटल 12। और ये ऑर्गन सिस्टम्स क्या है, तो ग्रुप ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स है जो एक दूसरे के साथ काम करते हैं कुछ कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को काम करने के लिए। टोटल 12 सिस्टम्स है। आप इनको 5 से लेके 10, 12, 24 कर सकते हैं। जैसे जैसे डिटेल में जाएंगे सब करते जाएंगे तो उनका नंबर बढ़ता जाएगा, बट ओवरऑल 12 ऑर्गन सिस्टम्स हैं जिनको हम देखने वाले हैं। ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। एक सिस्टम अगर खराब होता है तो वो दूसरे सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, और ये सिस्टम्स अगर डैमेज हो गए तो हमारी बॉडी अनस्टेबल हो जाती है, हम उन्हें बीमारियां कहते हैं, हेल्थ इश्यूज कहते हैं। और जब ये अनस्टेबल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी, हमारी तबीयत धीरे धीरे खराब होते हुए, ज्यादा खराब होने के बाद अल्टीमेटली हमारी डेथ भी हो जाती है। सो दैट इज द समरी जो हमने अभी तक जानी थी कि टोटल 12 सिस्टम्स हैं और ये कैसे काम करते हैं और कितने जरूरी है हमारे बॉडी फंक्शंस को काम करने के लिए। और इसके बाद हम लोग अभी देखने वाले हैं आज का मेन टॉपिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को जाने उसके पहले इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने बहुत जरूरी है, और आप लिख सकते हैं ताकि जब आप अपने घर के छोटे बच्चों को या तो बुजुर्ग लोगों को इसके बारे में बताएंगे, दे विल ऑल्सो फील इंटरेस्टिंग, क्योंकि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। हमें कुछ तो इंटरेस्टिंग सुनने में, समझने में अच्छा लगता है, हमें अट्रैक्ट करता है। सो व्हाट आर द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक नॉर्मल इंसान अप्रोक्सीमेटली
22,000 से लेके 23,000 तक का ब्रीदिंग करता है एक दिन में, 24 आवर्स में। 22,000 से 23,000 सांसें लेता है अ नॉर्मल पर्सन ब्रीथ इन वन डे, राइट। और हमारे ब्रीदिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो बॉडी ऑर्गन है वो है लंग्स, जिसे हम लोग फेफड़े भी कहते हैं, राइट। हमारा जो लंग है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट लोब और राइट लोब कहते हैं। उसका मैं आपको क्या बोलते हैं उसे फोटो दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि मैं बात क्या कर रहा हूं, अदरवाइज आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। सो यस, ये हमारा लंग्स का स्ट्रक्चर है। हमारे नथुनों से, नाक से, मुंह से, लैरिंग्स जो हमारा वॉइस बॉक्स है, ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलाई और अल्वियोलाई, तो यहाँ से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम चालू होता है। ये मेन पाइप है जिसे हम लोग ट्रैकिया कहते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ब्रोंकाई लेफ्ट एंड राइट। और ये जो 2 बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं, दीज आर आवर 2 लंग्स, लेफ्ट एंड लाइफ, जिनमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में जो नंबर 2 है उसमें अगर आप देखेंगे तो इधर स्क्रीन के ऊपर जो राइट दिख रहा है, मगर आपका जो लेफ्ट है उसमें यहाँ पे एक छोटा सा खाचा है। और ये खाचा प्रकृति ने बनाया है हमारे हार्ट को अकोमोडेट करने के लिए। कितनी खूबसूरत रचना है हमारे फेफड़ों की, लंग्स की, जिसमें एक लंग बड़ा है, लेफ्ट वाला थोड़ा छोटा है, क्योंकि उधर हार्ट को एडजस्ट करने के लिए एक छोटा सा खाचा बना हुआ है। और इसीलिए यहाँ पे कार्डियक इंप्रेशन करके जो नाम दिया है, इट इज टू अकोमोडेट आवर हार्ट, विच इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। और लंग्स, राइट वाला जो लंग है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है, सुपीरियर लोब, मिडल लोब और इंफीरियर लोब। और लेफ्ट वाला जो है वो 2 ही लोब में डिवाइड है, सुपीरियर और इंफीरियर। ये अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंगूर की गुच्छे की तरह हमारे लंग्स की संरचना होती है। लंग्स के अंदर ब्रोंकाई से अलग अलग ब्रांचेस निकलती हैं बहुत सारी। ये बहुत ज़्यादा, बहुत डीप होती है और इनकी ब्रांचेस के एंड में अंगूर जैसे गुच्छे होते हैं, जहाँ पे सारा चमत्कार होता है हमारे बॉडी के फंक्शनिंग का। सो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में जैसे मैंने आपको बताया, एक आम इंसान एक दिन में 22,000 से 23,000 सांसें लेता है। हमारा लेफ्ट लंग राइट लंग से थोड़ा सा छोटा है। हमारी नाक एक सुपर डिफेंस सिस्टम है जो फॉरेन पार्टिकल्स, इन्फेक्शन, वायरस, बैक्टीरियाज को वहीं पे जाली की तरह फिल्टर कर लेती है, ट्रैप कर लेती है। और ये जब बढ़ जाती है, कोई फॉरेन पार्टिकल तुरंत हमारे नाक में चला जाता है, कोई चीज चली जाती है, तो हम लोग तुरंत छींकते हैं और उसे बाहर निकाल के फेंक देते हैं इमीडिएट। इट इज ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, जिसमें आपको ऑटोमेटिक ब्रेन सिग्नल्स, न्यूरो सिस्टम्स सिग्नल देते हैं एंड यू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। और चौथी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हमारे लंग्स को अगर हम अलग अलग करके फ्लैट कर दे, पूरा फैला दे, इतने बड़े हैं, इतना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है उसमें कि वो एक टेनिस कोर्ट, लॉन टेनिस का कोर्ट है, उतना बड़ा फैल सकता है। मगर हम लोग जो है शैलो ब्रीदिंग करते रहते हैं, डीप ब्रीदिंग नहीं करते और हमारे लंग्स की पूरी क्षमता को कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। एंड फिफ्थ एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसे हमने डेफिनेशन सुनी कि ऑक्सीजन को अंदर लेना है और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, ये काम हमारा लंग्स नहीं करते हैं। लंग्स नहीं करते तो फिर कौन करता है? आवर लंग्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। यस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि ये करने के लिए एक और मसल होता है जो हमारे लंग्स के नीचे है, जिसे डायफ्रागम कहते हैं। और ये डायफ्रागम जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, ये आपके फेफड़ों को फुलाता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए डायफ्रागम का रोल, जो लंग्स के ठीक नीचे कैसे कमान के जैसे एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है जो लंग्स को एक्टिवेट करता है। और जो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग होती है, ये एक फिजिक्स का सिद्धांत है। जब आपके
फेफड़ों का प्रेशर कम हो जाता है बाहर के प्रेशर के कंपैरिजन में, तब आप इनहेल करते हैं। आपको पता होगा फिजिक्स में जहाँ पे प्रेशर कम होता है वहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चीजें बहती है। इसलिए लंग्स में हम सांसें तो लेते हैं, हमको लगता है लंग्स काम कर रहे हैं, मगर डायफ्रागम हमारा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है लंग्स का, मगर इट इज द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स जिसमें लंग्स में जब प्रेशर कम हो जाता है तो हम इनहेल करते हैं, लंग्स में बाहर से प्रेशर जब ज्यादा हो जाता है तो हम लोग एक्सेल करते हैं। और लंग सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकने का काम कंटिन्यूस लगातार करते रहता है। इतने सारे मसल्स, इतनी सारी प्रोसेसेस इसके पीछे लगी हुई रहती है। एंड दैट्स व्हाई दिस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यू नीड टू रिमेंबर एवरी टाइम, ताकि आप लोगों को भी इसके बारे में बता सके कि आज हमने 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सिर्फ ब्रीदिंग के बारे में जानी। सो यस, टेक्निकल डेफिनेशन अगर ब्रीदिंग की हम करें तो इट इज द इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द प्रोसेस बाय विच सेल्स यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन शुगर। हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है शुगर एनर्जी को ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। एंड जस्ट फॉर अनदर सरप्राइज फॉर यू, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन तो एक ही है, दोनों में डिफरेंस क्या है? हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिस्पायर कर रहे हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस। ब्रीदिंग इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें इनहेलिंग एक्सहेलिंग ऑफ गैसेस सेल्स और एनवायरमेंट में होता है। ब्रीदिंग करते हैं मतलब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे सेल्स और एनवायरमेंट के बीच का ये रिलेशन होता है। द मैकेनिज्म जो ब्रीदिंग का होता है, इसमें हमारे रेस्पिरेटरी बॉडी पार्ट्स यूज होते हैं, विंड पाइप, लंग्स एंड नोज, राइट। अब यही तो ब्रीदिंग है, यही तो रेस्पिरेशन है, तो फिर डिफरेंस क्या है? सो ब्रीदिंग इज एक्सटर्नल, जो बाहर से हम हमारे फेफड़ों में लेते हैं, वो जो विंड पाइप, नोज और लंग्स के द्वारा करते हैं। बट रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस, ब्रीदिंग इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस जो हमारे सेल्स के अंदर होती है। सेल्स में जब ऑक्सीजन और गैसेस का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, दैट इज रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन इज डीप विद इन योर बॉडी and breathing is related to your lung windpipe which is related to your external body parts। और इसीलिए आज शायद से आपको ये भी एक इम्पोर्टेंट बात पता चली कि आपका रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दो अलग अलग चीजें है। ब्रीदिंग इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस, और एक्चुअल हमारे शरीर में केमिकल प्रोसेसेस ही हमारी हेल्दी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए मददगार होती हैं। अब थोड़ा और आगे आते हैं, आपने इसके पहले की इमेज देखी होगी, उसका स्क्रीनशॉट निकाला होगा, तो देख सकते हैं नाक था, मुंह है, विंड पाइप है, उसके बाद ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, 2 लोब्स है, और उसके बाद उसके अंदर बहुत सारी ब्रांचिंग होती है। एक्चुअली ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, मतलब क्या? तो उसके लिए आपको इस इमेज को समझना और जरूरी है। बहुत सिंपल है। अब हमने क्या किया, हमारे एक फेफड़े को थोड़ा सा सेक्शनल क्रॉस सेक्शन काटा, ब्रोंकस में से हमने अंदर आए और ब्रांचिंग हो रही है, उल्टा पेड़ है ये। मान लीजिए आपने उल्टा पेड़ लटका के रखा हुआ है जिसमें मेन स्टेम में से ब्रांचिंग निकल रही है, बहुत सारी छोटी 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 इतनी ब्रांचिंग होती है। इन ब्रांचिंग के एंड्स में अल्वियोलाई होते हैं, छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं अंगूर के साइज के, और इन अल्वियोलाइज के ऊपर कैपिलरीज, इतनी थीन वॉल होती थी, कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज जिसे कहते हैं, उसका पूरा का पूरा जाल होता है। ये इमेज अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आगे जाके आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में जो बीमारियां भी होती है जिनके साथ आपका बहुत गहरा रिलेशन है, वो हम सब कुछ इसी डायग्राम के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ इट हैपेंस। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर अटैक पिछले 2 सालों से जो वायरस कर रहा है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर ही कर रहा है। उसे हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, अवॉइड करेंगे, कैसे हम हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाएंगे, ये सब हम आने वाले आज अगले सेशंस में देखने वाले हैं। अभी भी अगर आपने नोटबुक पेन पेपर नहीं लिया है, कैमरा ऑन नहीं किया है, तो कर लीजिए, ध्यान से सुनिए। ये जितनी भी बीमारियों को आपने सुना है वो क्यों होती है? क्योंकि
अल्वियोलाई एंड पार्ट है, यहाँ से कैपिलरीज कनेक्ट होती है आपकी वेन्स और आर्टरीज को, और यहाँ से पूरी प्रोसेस होती है। सो व्हाट इज रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग? आपने नाक से सांस ली, सबसे पहले इसके नीचे डायफ्रागम है, वो जब ऊपर आता है तो एक्सेल होता है, रिलैक्स होता है तो लंग्स रिलैक्स होते हैं, प्रेशर कम हो जाता है, हम लोग इनहेल करते हैं, बाहर की हवा नाक से फिल्टर होते हुए ब्रोंकस में से, ट्रैकिया में से हमारे ब्रोंक्यूल्स में आती है और अंदर 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 जाते रहती है। व्हाइल इट इज पासिंग थ्रू, इस पूरी लाइनिंग में हमारी म्यूकस लाइनिंग होती है, जिन्हें हम लोग एक चिपचिपा पदार्थ है जिसे हम लोग बोलते हैं ना गंदगी नाक की, वो गंदगी नहीं, एक्चुअली हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, कंटिन्यूस फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप करता है, किल करता है, मार देता है, ताकि इन अल्वियोलाई तक प्योर ऑक्सीजन पहुंचे, प्लेन अनअडल्ट्रेटेड, राइट। अब ये जब ऑक्सीजन धीरे 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 आप इनहेल करते हुए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये अल्वियोलाई क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को कैपिलरीज में ट्रांसफर करते हैं। कैपिलरीज में ब्लड होता है, जो ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है वॉल के थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू, प्रेशर डिफरेंस की वजह से ब्लड में ऑक्सीजन जब बढ़ जाता है वो हार्ट की तरफ बढ़ता है, एंड एट द सेम टाइम बॉडी में बॉडी फंक्शंस यूज करने के बाद जो वेस्टेज निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी कैपिलरीज के थ्रू अगेन अल्वियोलाई में आता है, एयर सैक्स में आता है, और एयर सैक में से इन्हीं पाथवेज में से वापस हमारे नाक या मुंह में से बाहर निकलता है। और ये सब कंटिन्यूअस पलक झपकते लगातार दिन भर जब से हम पैदा हुए तब से हो रहा है। और इसलिए जब आपको कोई बोलता है कि सुबह की शुद्ध हवा में वॉक करने जाओ, तो हम बोलते हैं पागल हो गए, बुढ़ा हो गया, बुढ़े लोग जाते हैं घूमने के लिए, हमको क्यों जरूरत है। मगर प्योर एयर, रात भर का पोल्यूशन सेटल होने जाने के बाद मैक्सिमम प्योर एयर मॉर्निंग में ही मिलती है। ऑक्सीजन भी पेड़ मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में मैक्सिमम एक्सेल करते हैं, मतलब वो उनका उल्टा होता है, प्रकृति का नियम देखिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है, पेड़ों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मेन है, ऑक्सीजन वेस्ट है, तो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं दिन भर में। इसलिए मॉर्निंग में वॉक करने जाना, खुले हवा में सांस लेना आपके फेफड़ों को मदद देता है, प्योर क्वालिटी का जब ऑक्सीजन आप इनहेल करते हैं तो, राइट। सो अभी आपने पूरा प्रोसेस आई होप समझ लिया होगा। और ये जो रेड और ब्लू है, रेड जो है दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लू जो है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हर अल्वियोलाई में होता है। और जब यहाँ पे कुछ गड़बड़ होती है, आपकी ये प्रोसेस रुक जाती है और आपके हेल्थ चैलेंजेस धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। और जितनी भी खतरनाक बीमारियों के बारे में आपने सुना है, नाक से लेके ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूलाई और अल्वियोलाई, यहाँ तक ही लिमिट है। और जैसे मैंने आपको कहा कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ रिलेटेड है, जब ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, अगर यहाँ से ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं गया तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या खाक काम करेगा। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम में प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है, तो बाकी ऑर्गन्स को क्या देगा और बाकी ऑर्गन्स क्या काम करेंगे। दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द प्राइम इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ टेकिंग प्योर ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड एंड एक्सक्रीटिंग कार्बन डाइऑक्साइड विच इज वेस्ट फॉर आवर बॉडी, आउट ऑफ आवर बॉडी। सो ये डायग्राम से आपको समझ में आएगा, अंगूर की गुच्छे की तरह ये होता है। हमने ब्रीदिंग की प्रोसेस को समझा, और रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो कंपोजिशन है उसमें नाक है हमारा, सॉलिड डिफेंस सिस्टम है, हमारी बॉडी खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है। आप तो जाने अनजाने में सांसें ले ही रहे हैं, मगर वो बाहर से आई हुई एयर को फिल्टर करना, उसमें से आइडेंटिफाई करना फॉरेन पार्टिकल्स कौन से हैं, उनको किल करना, अच्छी ऑक्सीजन को अल्वियोलाई तक पहुंचाना, उसमें से ऑक्सीजन कैपिलरीज में ट्रांसफर करना, ये पूरा का पूरा काम ऑटोमेटिक हो रहा है, सेल्फ डिपेंडेंट है। मगर जब हम बोलते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा पोल्यूशन में घूमते हैं, बिना मास्क लगा के घूमते हैं, फैक्ट्रीज में कुछ काम करते हैं जहाँ पे कार्सिनोजेनिक गैसेज रिलीज होती है, तो उन कंडीशन में आपके लंग्स के ऊपर लगातार हार्मफुल गैसेस का, पोल्यूटेंट्स का असर होते रहता है, जिसकी वजह से आपके लंग्स की हेल्थ और आपके बॉडी की हेल्थ ओवरऑल खराब हो सकती है। अब ये तो हमने बोल दिया एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो हेल्थ चैलेंजेस होते हैं उसके लिए। जस्ट इमेजिन
हाउ बैडली अ स्मोकर इज डैमेजिंग हिज लंग्स। वो तो निकोटिन ले लेके पूरे इन ब्रीदिंग के जो अल्वियोला जो प्योर सैक्स है विच इज द बेस ऑफ लाइफ, उनको निकोटिन से भर भर के कीचड़ जैसा जो द्रव्य शरीर में जमा होता है उसकी वजह से पूरा हार्ड कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिनकी वजह से लंग कैंसर इज द बिगेस्ट डेथ फैक्टर आउट ऑफ ऑल कैंसर्स बिकॉज इट इज रिलेटेड टू स्मोकिंग एंड ब्रीदिंग। और एक्सटर्नल पोल्यूटेंट्स जो हमारे हाथों में नहीं है मगर स्मोकिंग। सो आज जितने भी 72 कम्युनिटी मेंबर्स इस कॉल के ऊपर हैं, उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप में से अगर कोई स्मोकिंग करता है या तो आपके फैमिली में कोई स्मोकिंग करता है, उनको ये पिक्चर दिखाइए और बोलिए वैसे ही बहुत सारे चैलेंजेस है नॉर्मल ब्रीदिंग के, शरीर के ऊपर क्यों अत्याचार कर रहे हैं, व्हाई आर वी डैमेजिंग आवर बॉडी मोर एंड मोर, राइट। सो नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स जो हमारा वॉइस बॉक्स है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, इन ये हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं। और बॉडी के ब्रीदिंग के मेन फंक्शंस हमने लास्ट समरी में देखे थे मगर रिवाइज कर लेते हैं। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन जिसे हम लोग पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज आवर ब्रीदिंग विच इज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड स्ट्रीम, एंड इंटरनल विच इज रेस्पिरेशन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, केमिकल प्रोसेस बिटवीन ब्लड स्ट्रीम एंड बॉडी टिश्यू सेल्स। आवाज जब तरंगे बनती है तो हमारा आवाज निकलता है और इसी ब्रीदिंग के थ्रू हमारा ऑल फैक्ट्री जो 6 सेंसेस में से एक इम्पॉर्टेंट सेंसेस स्मेल का, सूंघने की जो क्षमता है, केमिकल सेंसेशन जो है, वो भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। सो दिस इज ऑल बेसिक अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम, कैसे काम करता है, क्या काम करता है, और सारी बीमारियां, तकलीफें, इश्यूज यहीं पे कनेक्टेड है। सो अब डेफिनेटली आप बोलेंगे कि ठीक है ना, काम तो वैसे भी चल रहा है, बॉडी काम करती है, मेरे से क्या रिलेशन है। तो आपके साथ रिलेशन तभी आएगा जब आप जानेंगे आपको जो जो चैलेंजेस होते हैं वो क्यों होते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज थकान और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों होती है? एनीवन? चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। क्या लगता है आपको कि शॉर्ट मतलब सांसें लगना, तेजी से सांस लेना, थोड़ा सा चले थोड़ा सा घूमे की सांस लगती है, व्हाई इट हैपेंस? सॉरी, गलती से हो गया, सॉरी। टायर्डनेस से सांसें फूलती है? नहीं, सांसें लो O2, यस, लो O2 मतलब ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए इसलिए सांसें फूलती है। हम लोग तेजी से सांस लेते हैं क्योंकि बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता है। मगर सिंपल रीजन बताऊं आपको, हमारा जो एब्डोमिनल एरिया है जिसमें मैंने भी आपको बताया कि फेरिंग्स है और ये बहुत सारे हमारे बॉडी पार्ट्स है, यहाँ पे जब लोड ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्यू टू वेट, तो ये लोड आता कैसे है? डायफ्रैगम जो है उसको फैट की वजह से प्रेस होता है, हार्ट स्क्वीज होता है, लंग स्क्वीज होते हैं। लंग को जो फुलाने की कैपेसिटी है, उसके आजू बाजू सब तरफ से अगर फैट जमा हो गया, इतना बड़ा पेट लेके अगर आप घूम रहे हैं तो वो इन बॉडी ऑर्गन्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, इनको फूलने ही नहीं देता। और जब ये एक्सेस फैट बढ़ जाता है, और इसलिए ओबेसिटी और वेट गेन जो हम लोग कहते हैं, इट इज द ओनली रीजन। क्योंकि जब आप फूलने ही नहीं दे रहे आपको, मतलब आपका अपना लंग इतना है और जब आप सांस लेते हैं डीप ब्रीदिंग पूरा फूलता है, तो इसकी जो क्षमता है, अब मान लीजिए मैं कॉन्ट्रैक्ट हूं और खाते 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 मेरा इसके आजू बाजू पूरा फैट बढ़ रहा है दोनों तरफ, और मैं इसकी जगह पे इतना ही फूलता हूं और फैट मुझे रिस्ट्रिक्ट करता है, तो मेरा ऑक्सीजन मेरे लंग्स में से टोटल डीप और हर अल्वियोलास तक नहीं जाता है। और ब्रेथ व्हेन आई स्टार्ट टू पुट ऑन माय वेट, यस, वही बोला कि फैट सेल्स डिपॉजिट होने जब लगते हैं आपके बॉडी, हार्ट बीट भी वैसी होती है, धड़कनों को भी जगह नहीं मिलती, फेफड़ों को जगह नहीं मिलती, लीवर को जगह नहीं मिलती, सब ऐसे, मतलब एक छोटे से कमरे में बहुत भीड़ भाड़ हो गई तो कैसे एडजस्टमेंट, धक्का मुक्की होगी, वैसे आपके बॉडी पार्ट में होता है। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो इफेक्ट करता है। दैट इज द रीजन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रिलेटेड टू ओबेसिटी, इसलिए क्योंकि विजरल फैट इतना बढ़ जाता है कि आपके लंग्स पूरी कैपेसिटी में काम नहीं करते, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ लीड्स टू पुअर ऑक्सीजन टू योर बॉडी। पुअर ऑक्सीजन मतलब पुअर ऑक्सीजन टू योर बॉडी ऑर्गन्स,
पुअर ऑक्सीजन टू योर बॉडी ऑर्गन्स मीन पुअर ऑक्सीजन टू योर ऑर्गन सिस्टम्स, और धीरे धीरे एक ओबेसिटी की वजह से सांसों की तकलीफ, उसकी वजह से धीरे 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 बहुत सारे शरीर में चैलेंजेस बढ़ने लगते हैं। दैट्स व्हाई फटीग, टायर्डनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज द बेसिक कॉज ऑफ ऑल चैलेंजेस। यस, सो अब बीमारियां जो है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कुछ न कुछ लंग्स ब्रीदिंग रिलेटेड बीमारियों के बारे में सुना होगा, जाना होगा। आई वॉन्ट योर हेल्प टू राइट डाउन इन चैट बॉक्स आप रेस्पिरेटरी रिलेटेड कितनी बीमारियों को जानते हैं, और ये बीमारियां कहाँ कहाँ लंग्स के कौन से बॉडी पार्ट में जब इफेक्ट होता है तो असर करती है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। अस्थमा, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द कॉमन चैलेंज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। थायराइड ग्लैंड है, इसका रेस्पिरेटरी से कोई लेना देना नहीं है, मगर थैंक यू फॉर स्टिल प्रोवाइडिंग सम इनपुट कि थायराइड रेस्पिरेशन के रिलेटेड नहीं है। अस्थमा, टीबी, निमोनिया से तो डर लगता है। कोरोना में कोरोना नहीं मारता, कोरोना जब फैल जाता है। ब्रोंकाइटिस, यस मिस्टर अतुल, थैंक यू सो मच। सीवियर ब्रोंकाइटिस जिसे हम लोग कहते हैं। सीए क्या है डॉक्टर, आप थोड़ा उसको लॉन्ग फॉर्म कीजिए। हार्ट फेल्यूर बहुत आगे की बात है। सीओपीडी, यस सीओपीडी, कैंसर, यस लंग्स कैंसर मैंने आपको बताया। These are all challenges which are related to your lungs and respiratory system. इनमें फाइब्रॉइड्स सबसे पहला है, और इनकी कैटेगरीज है। ये बॉडी के लंग्स के सिस्टम के कौन से पार्ट में होता है, उसमें होता है। डॉक्टर सबिया ने सीओपीडी बताया। कफ एंड कोल्ड इज द वेरी 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 कॉमन एंड द बेसिक चैलेंज बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। सीओपीडी जो उन्होंने बताया, दैट इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ये थोड़ा सा इसलिए सीओपीडी, राइट, इसलिए अगर बोल दिया कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज नहीं जानना। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, एडिमा, पल्मोनरी एम्बोलस, लैरिंगाइटिस, टॉन्सिल्स बहुत सारे लोगों को होते हैं, टॉन्सिलाइटिस, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन्फ्लुएंजा, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, अब जाके कहीं पे उसका क्या बोलते हैं निवारण हो चुका है, उसका लस दे दे के। निमोनिया से ही मेरी माँ खत्म हुई, भारती जी बोल रही है, पता ही नहीं चला होगा कि हुआ क्या है। तो निमोनिया क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, समझ लेंगे ना तो हमको समझ में आता है। निमोनिया में पता है आपको, चेस्ट का एक्सरे निकाला जाता है सबसे पहले, एक्सरे, उसमें देखा जाता है लंग में इन्फेक्शन कितना है। और इन्फ्लुएंजा जो मंजरी मैडम ने बताया, कोल्ड एंड फ्लू जिसे हम लोग फ्लू कहते हैं, सर्दी खांसी कहते हैं वो, एंड लंग कैंसर। एंड लंग कैंसर इज द मेन फैटल डिसीज निमोनिया के पहले, जो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से मैक्सिमम टाइम होता है। तो टीबी है, ब्रोंकाइटिस है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ये क्यों होते हैं या तो इनका रीजन क्या है, आपने अगर इनके नाम लिख लिए होंगे तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर बताते जाऊंगा तो इसमें ईएनटी डॉक्टर जो होते हैं ना, ईयर नोज थ्रोट, एमडी करते हैं, एक्स्ट्रा 2 साल पढ़ते हैं, फेफड़ों में पानी भर गया था, राइट। तो मैं आपको क्या 40 मिनट में बताऊंगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, मगर बेसिक चीजें अगर समझनी है तो यही समझनी है कि ये बीमारियां कब होती है, जब आपके किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में इन्फेक्शन बढ़ने लगता है। अभी आपके सामने वापस वही लंग्स वाली स्क्रीन है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें दिख रही है। जब आपके ब्रोंकस में इन्फेक्शन होता है, वायरस स्टक हो जाता है, ब्लॉक कर देता है हमारे इस मेन ट्रैक को, तो सांसें लेने के लिए मेन पाइप है वो, वहां से आगे जब ऑक्सीजन नहीं जाता तो हमें तकलीफें होने लगती है, सांस लेने के लिए चैलेंजेस आते हैं, इसलिए इसे ब्रोंकाइटिस कहता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। और ये इन्फेक्शन जब ब्रोंकस में होता है तो ब्रोंकाइटिस होता है। अल्वियोलाई में बहुत सारे चैलेंजेस बढ़ते हैं जब हमारा प्योर ब्लड का एक्सचेंज, ऑक्सीजन O2 और CO2 का एक्सचेंज नहीं होता। CO2 जब हम एक्सपेल नहीं कर पाते, पहली बात तो जो हमारी बीमारियां हैं जिसके बारे में हमने जाना, इनकी कैटेगरी है, कुछ इनटेक के दौरान होती है, कुछ एक्सहेल के दौरान होती है, और कुछ हमारे ये जो ब्रांचेस हैं ब्रोंकियोल्स में, यहाँ पे जब ब्लॉकेज आता है तब होती है। अब ये जो छोटी छोटे इंडिकेशंस होते हैं, माइल्ड इंडिकेशंस, ये जब एंड में होते हैं ना कहीं पे तो फर्क नहीं पड़ता,
मगर ये ब्लॉकेज या ये इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ वायरस, बिकॉज ऑफ म्यूकस स्टैग्नेशन मेन कहीं पार्ट में हो जाए तो पूरा एक लोब खराब हो जाता है। और हमारा राइट लोब 3 पार्ट में और लेफ्ट वाला 2 पार्ट में डिवाइड होने का रीज़न यही है, क्योंकि अगर किसी एक ब्रांच में गड़बड़ हो गई तो बाकी की ब्रांचेस ढंग से काम कर सके, इसके लिए ये होता है। और निमोनिया इज नथिंग बट इतना ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है जो आपके नाकों की नॉस्ट्रिल्स फाइट नहीं कर सकती है, सिलिका कहते हैं उसे, वो फाइट नहीं कर सकती। आपके थोरैक्स को, जो थोरैक्स में लाइनिंग होती है वो फाइट नहीं कर सकती, ब्रोंकस नहीं कर सकता, ब्रोंक्यूल्स नहीं कर सकते, अल्वियोला नहीं कर सकते। और जब ये वायरस डुप्लीकेट होने लगता है आपके इन एयर सैक्स में, अल्वियोलाई में, तो उसका इन्फ्लेमेशन मतलब उसका जो आउटकम होता है, इन्फ्लेमेशन मतलब दर्द कहते हैं हम लोग, हमारी इन अल्वियोलाई में पानी भरना शुरू होता है एज अ आउटपुट ऑफ इन्फ्लेमेशन, तकलीफ। और जब पानी भर जाता है तो हमारे कैपिलरीज में से न ऑक्सीजन हमारे अल्वियोलाई में आता है, CO2 बाहर आता है फेंकने के लिए, न हमने जो सांस ली है वो ऑक्सीजन पानी के थ्रू हमारे ब्लड कैपिलरीज में जा सकता है। और इसीलिए कोई भी इन्फेक्शन जब सीवियर हो जाता है तो वो निमोनिया का रूप धारण करता है, क्योंकि पानी भरने लगता है और पानी में से ऑक्सीजन ट्रांसफर नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर नहीं होता, डिजॉल्व होता है ज़्यादा से ज़्यादा। और जब ये आपको ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है शरीर को और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी नहीं जा रहा है तो सिस्टम ब्लॉक हो चुका है। और इसीलिए निमोनिया जानलेवा बीमारी बन जाती है, क्योंकि उसमें अब इन्फेक्शन नहीं बचा, पानी भर जाता है, इन्फेक्शियस गंदा पानी आपके गुच्छों में, वो अल्वियोलाई में भर जाता है, जिनकी वजह से आप एब्सोल्युटली धीरे धीरे आपके बॉडी पार्ट्स डेड होने लगते हैं और आप सांस नहीं ले पाते। और कोरोना का वायरस एग्जैक्टली यही करता है। कोविड-19 का वायरस कोई भी जब छींकता है तो हमारे आंखों, नाक और मुंह के थ्रू हमारे शरीर में जाता है, डुप्लीकेट होता है, पूरे हमारे इम्यून सिस्टम को कवर कर लेता है। इम्यून सिस्टम को कवर करने के बाद पानी से ये सैक्स भरने लगती है। जो आपने स्कोर देखा होगा आपका इन्फेक्शन का 25 में से 22, 23, 20, और इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है मतलब क्या है, डुप्लीकेशन हो रहा है वायरस का, और आपके अल्वियोलाई जो एयर सैक है जहाँ से पूरा ऑक्सीजन मिलता है वो कम होते जा रहा है, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, वेंटिलेटर पे चढ़ाया जाता है, कृत्रिम ऑक्सीजन दिया जाता है, मगर वो भी एक लिमिट के बाद आपके बॉडी को सपोर्ट नहीं करता और आप अल्टीमेटली अपने करीबी व्यक्ति को खो देते हैं। और इसीलिए कोरोना नथिंग बट इट इज़ द डिसीज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मेन हमारे ऑर्गन सिस्टम को ही अटैक करता है और पूरे शरीर को खा लेता है। और इसके लिए अगर आपको इमेज देखनी है, समझ में आता है, तो रिलेशन ऑफ कोविड-19 एंड रेस्पिरेशन इज नथिंग बट, ये वायरस बाहर से इंजेक्ट होने के बाद हमारे फेफड़ों में जाता है, डुप्लीकेट होता है, इम्यून सिस्टम को ख़त्म करता है, निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, पानी भरने लगता है और हमारी डेथ होती है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। फैक्टर्स इम्पैक्टिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम ओवरऑल इंक्लूडिंग कोविड-19, एजिंग, जैसे जैसे हमारा एज होता है ऑब्वियसली लंग्स की कैपेसिटी, सही न्यूट्रिशन, सही डाइट, सही लाइफस्टाइल, प्राणायाम, ब्रीदिंग, एक्सरसाइज, जॉगिंग, रनिंग नहीं होगा, आप अपने लंग्स की कैपेसिटी कम करते जाते हैं, अंडर यूटिलाइज होती है और वो सिकुड़ जाते हैं। हम उल्टा काम करते हैं, हम हमारे पेट को फैलाते जाते हैं खा खा के और लंग्स को जिनको फैलाना है उनको शैलो ब्रीदिंग की वजह से कम करते जाते हैं। इसलिए एजिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर बट वी कैन डिफाई एजिंग। एंटीऑक्सीडेंट भरपूर रिच खाना खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वर्कआउट करेंगे, प्योर ऑक्सीजन हमारे शरीर को देंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी एंटी एजिंग को भी मदद करता है। लो इम्यूनिटी, अंडर वेट होना, जंक फूड खाना, न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट नहीं खाते तो हमारा इम्यून सिस्टम, जो हम आने वाले लर्निंग फ्राइडेज में देखने वाले हैं, जब वो इम्यूनिटी लो हो जाती है, मतलब क्या है, आपके अंदर आपकी क्या बोलते हो उसे, डिफेंस सिस्टम ही नहीं है, तो बाहर का वायरस अटैक करेगा ही, हावी होगा ही। स्ट्रांग होती है तो फर्क भी नहीं पड़ता आपको, सर्दी, बुखार, खांसी, सीजन चेंज भी हो रहा है तो। और आपका करंट हेल्थ स्टेटस, क्या आप ऊपरी तौर पे सिर्फ खुश है, अंदर से स्ट्रांग है, या सिर्फ मेंटेनेंस में? बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ये तो ओबेसिटी वाला प्रोग्राम है। माय डियर फ्रेंड्स, इट इज नॉट फॉर ओबेसिटी, इट इज फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल।
बहुत सारे लोग आइडियल वेट में आने के बाद उनको लगता है मेरा गोल अचीव हो गया, मगर इट्स अ लाइफ टाइम जर्नी, क्योंकि आपका हेल्थ स्टेटस आपका ब्लड रिपोर्ट बताता है और वो आपको बार बार चेक करना जरूरी होता है टू बी एट पीक ऑफ योर हेल्थ। अगर आपका करंट हेल्थ स्टेटस पुअर है, आप छोटी मोटी इन्फेक्शन से हम लो इम्यूनिटी की वजह से खराब होते हैं, तो आने वाले फ्यूचर में किसी भी इन्फेक्शन से आप ग्रसित हो सकते हैं और आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत डेट्रीमेंटल असर हो सकता है, राइट। सो ये बीमारियां आपने सुनी हैं, मगर इनको हम स्ट्रांग कैसे करेंगे? तो हमें हमारे ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना है, राइट। आज से अपने सांसों को थोड़ा वैल्यू दीजिए, तवज्जो दीजिए। और क्यों सांसें जरूरी है, क्यों ब्रीदिंग कॉशियसली करनी, और मेडिटेशन इज नथिंग बट कॉशियस ब्रीदिंग एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स इन 24 आवर्स। बाकी तो दौड़ भाग चली रही है, अनकॉन्शियसली आप तो ब्रीदिंग कर ही रहे हैं। सो लंग्स को स्ट्रांग करना है तो कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, इन चीजों को आप लिख सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सबसे पहले अगर आपको लंग्स को स्ट्रांग करना है तो आपको स्मोकिंग रोकनी है अपने करीबी जनों की, एंड खुद भी अगर कर रहे थे। एंड अगेन वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट, स्मोकिंग करने वाले को उतनी हानि नहीं पहुंचती जितनी हानि स्मोकिंग करने वाले आजू बाजू के लोगों को पहुंचती है, क्योंकि वो तो वापस फिर भी ऑक्सीजन के साथ निकोटीन ले रहा है, मगर जो एक्सेल करता है, पैसिव स्मोकिंग जिसे हम लोग कहते हैं, वो ज़्यादा डेंजरस होती है। तो अगर कोई आपके आजू बाजू स्मोकिंग करता है तो उसको 2 गालियां नहीं देनी है, वहां से हट जाना है, उसको तो रोकना तो है, वो तो बढ़ चुका है उस रास्ते के ऊपर, मगर आपको पैसिव स्मोकिंग से भी दूर रहना है। आपके डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स भर भर के होने चाहिए। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? ये कंप्लीट सेशन है, हर बॉडी पार्ट ऑक्सीजन को यूज करता है अलग अलग प्रोसेस के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब बढ़ता है आपके शरीर में, CO2 जब बढ़ता है, आपकी एजिंग होने लगती है। दैट इज द सिंपल डेफिनेशन। और इसीलिए लंग्स को स्ट्रांग रखना है तो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खाना है, जो हम हमारे हेल्दी ब्रेकफास्ट में जो विटामिन मिनरल्स चाहिए एज एन एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शेक में रहता है, हेल्दी ब्रेकफास्ट में रहता है, जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। वैक्सीनेशंस रेगुलर लीजिए, फ्लू वैक्सीन एंड निमोनिया वैक्सीन, टीबी का जो ड्रॉप होते हैं, तो वैक्सीन होते हैं जो भी आ रहे हैं, अभी तो मैंने सुना टीबी के ड्रॉप्स भी आ रहे हैं, बट गेट वैक्सीनेटेड। नेचुरल डिफेंस सिस्टम बहुत सारे आपको मिलेंगे, गूगल नॉलेज, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, मगर बेस साइंस बोल रहा है आपको वैक्सीन लेना जरूरी है। और वैक्सीन कैसे काम करता है इसका भी सेपरेट सेशन हम लोग ले सकते हैं इसके लिए, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, राइट। बट टेक वैक्सीनेशंस रेगुलरली, और बूस्टर डोज है वो भी ले लीजिए, बच्चों का चालू हो रहा है कोरोना का वैक्सीन, वो भी ले लीजिए। सुपरमैन मत बनिए कि वो कुछ फायदा नहीं है, गवर्नमेंट का स्कैम है, ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा आपको। आई बिलीव एंड आई सजेस्ट, बाकी आप अडल्ट है, समझदार है, इसके बावजूद आपको आपका डिसीजन लेने के लिए आप फ्री है। एक्सरसाइज रेगुलर कीजिए ताकि आपके फेफड़े फूले, बड़े हो, आपकी हेवी ब्रीदिंग हो, हेवी ब्रीदिंग में आप डीप ब्रीदिंग करें और टू द फुल कैपेसिटी अपने लंग्स को आप एक्सपांड करें, घर के अंदर की एयर क्वालिटी को इंप्रूव करें। सिर्फ झाड़ू कटका फटका मार के जो आप कर रहे हैं वो नहीं, बहुत ज्यादा इंडोर क्वालिटी की जो एयर होती है ना वो इम्प्योर होती है एज कंपेयर टू आउटडोर एयर। टेस्ट करेंगे तो, क्योंकि हम दरवाजे खिड़कियां बंद करते हैं, आजू बाजू की आवाज नहीं आनी चाहिए, आजू बाजू वाले को दिखना नहीं चाहिए हम हमारे घर में क्या कर रहे हैं। बहुत कॉम्पैक्ट हो गए हैं, शहरों में रहते हैं, बाहर का पोल्यूशन रात भर में तो सेटल हो जाता है, मगर घर में हमारे घूमते रहता है। तो इम्प्रूव अपनी इंडोर क्वालिटी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज आपका लंग्स का कैपेसिटी बढ़ाए, इम्प्रूव करे, और इसके लिए ब्रीदिंग टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ब्रीदिंग टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं और हम लोग यहाँ पे करने भी वाले हैं। और अगर ये आपने डेली बेसिस पे आज ही से करनी शुरू कर दी तो आधे से ज्यादा तकलीफें आपकी ब्रीदिंग रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड वैसे ही कम हो जाएगी, राइट। सो एक बीमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ कनेक्टेड है जो मैं आज कवर करना चाहता था मगर कवर नहीं कर पाया, क्योंकि उसको अगेन सेपरेट टाइम लगेगा। इस बीमारी को आपने सुना भी नहीं होगा। अगेन मुझे आपका फीडबैक चाहिए, कितने लोगों को स्लीप एपनिया इस बीमारी का नाम पता है? चैट बॉक्स में
हाँ पता है तो हाँ डालिए, ना पता है तो ना डालिए. आई वॉन्ट ऑल 70 रिप्लाईज. आइदर इट विल बी वाई और आइदर इट विल बी नो. डॉक्टर सबिया को पता है स्लीप एपनिया, वो डॉक्टर है इसलिए ऑब्वियसली. और एक यस आया था. हाँ हाँ पढ़ता हूँ तो नाम भूल जाता हूँ. अरे ओके, रूपाली मैम ने हैंड रेज भी कर दिया है, शायद से गलती से मिस्टेक हो गई होगी. बट यस, सब कमेंट डालिए तो सो दैट रिकॉर्डेड सेशन में मुझे पता चले. स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी है जो पता ही नहीं चलती हमारे लाइफ में आ रही हैं. खर्राटे मारना जिसे हम लोग कहते हैं इज वन ऑफ द इंडिकेशन ऑफ स्लीप एपनिया. सुबह का हेडेक, मगर ये क्या होता है, क्यों होता है, थकावट, इरिटेबिलिटी, बीपी, हार्ट डिसीज के लिए लीडिंग फैक्टर इज स्लीप एपनिया. और ये बीमारी इतनी कॉमन है, इतनी कॉमन है कि हमें लगता है कि ये क्या कर लेगी, मगर इसके क्या सीवियर चैलेंजेस होते हैं. शायद से मंडे को हम लोग डिटेल में स्लीप एपनिया के ऊपर ही बात करेंगे, तो जुड़े रहिए. क्योंकि बाकी आपको पता है, अस्थमा पता है, ब्रोंकाइटिस पता है, आप बहुत कुछ लेते हैं, मगर ये जो है अंदरूनी स्लीप एपनिया नाम की बीमारी छोटा सा चैलेंज है, इसके बगैर कुछ अड़ता नहीं है. मगर आगे जाके चैलेंजेस कितने बढ़ते हैं हम लोग स्लीप एपनिया के बारे में मंडे में डिटेल में जानेंगे, राइट. और स्लीप एपनिया के लिए सॉल्यूशंस क्या है, कैसे अवॉइड करते हैं वो जानेंगे. मगर नाउ it is time. Snoring is related to respiration, yes, and it is a part of this particular disease also. So breathing हमें जब हम improve करते हैं तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स यूज करनी होती है. और एक ब्रीदिंग की टेक्निक आप अभी लिख लीजिए, अपने लाइफ में अप्लाई करना शुरू कीजिए, जिसे हम लोग कॉशियस ब्रीदिंग भी कहते हैं. और इस ब्रीदिंग की टेक्निक का नाम है 4-7-8 टेक्निक. राइट इट डाउन. 4-7-8, 4-7-8. और ये 4-7-8 की टेक्निक क्या है, आप मेरे साथ करेंगे, हम लोग 3 बार करेंगे. यू विल सी द डिफरेंस इन योर एनर्जी एंड फ्रेशनेस. 4-7-8, 4 गिनने तक हम इनहेल करते जाएंगे. हम सांसों को नाक के थ्रू, नथिनों के थ्रू, मुंह के थ्रू नहीं, अंदर लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे. 7 गिनती तक होल्ड करेंगे और 8 गिनती तक एक्सेल करेंगे. बट 4-7-8 टेक्निक को आप ध्यान से सुनेंगे. कैसे करनी है, 4 गिनेंगे तब तक सांसों को कंटिन्यूस अंदर लेना है. फुसफास फूफा हो गया क्योंकि जिंदगी में कभी सांस ली नहीं है, किसी ने बताई नहीं थी कैसे लेनी है, तो भी चलेगा. कोशिश कीजिए क्योंकि माइक ऑफ है आपके सारे. 4 गिनती तक हम अंदर सांस लेते रहेंगे, 7 गिनती तक होल्ड करेंगे, 8 गिनती तक एक्सेल करेंगे. राइट, शुरू करते हैं. और ब्रीदिंग का सबसे सही तरीका है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसे प्लीज अगले 3 सांसों के लिए छोड़ दीजिए, जिंदगी भर काम में आएगी. आंखों को बंद कीजिए और आपकी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व कीजिए. दैट इज द बेसिक ऑफ मेडिटेशन. आप सब आंखें बंद कीजिए अपनी. इमेजिन कीजिए आपके हेल्दी नोज, ट्रैकिया, लंग्स आपको थैंक यू कह रहे हैं. आज आपने हमें रिकॉग्नाइज किया कि आज हमारी इतने सालों की कार्य को रिकॉग्नाइज किया कि हम लोग काम कर रहे हैं आपके लिए. राइट, वी आर वर्किंग फॉर यू डे इन डे एंड नाइट. जस्ट सपोर्ट अस विथ प्रॉपर ब्रीदिंग, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर लाइफस्टाइल हैबिट्स, ताकि हम आपकी सेवा में आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे. टुडे इज ग्रेटिट्यूड टू आवर कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम. और इस ग्रेटिट्यूड को देने के लिए आपको फील करना है. सो क्लोज योर आईज और इमेजिन कीजिए, देखिए कि आपका नाक आपका कनेक्टेड है, डिफेंस सिस्टम आपका बहुत बढ़िया है, आपके बॉडी के फॉरेन पार्टिकल्स आपके शरीर में बिल्कुल जा नहीं सकते और आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं. तो विल स्टार्ट द ब्रीदिंग नाउ. अंदर सांस लेंगे डीप, 1 2 3, 2 3 4, होल्ड 2 3 4 5 6 7, रिलीज 2 3 4 5 6 7 8. Breathe in 2 3 4, hold 2 3 4 5 6 7, exhale 2 3 4 5 6 7 8. Inhale 2 3
4, hold 2, 3, 4, 5, 6, 7, exhale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, रिलैक्स। ये ब्रीदिंग आप 3 से लेके 10, 15, 20, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कर सकते हैं, बिकॉज ऑन एन एवरेज, अगेन वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट, 1 मिनट में आप 12 से 15 बार सांसें लेते हैं। और आपको और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, आपको आपके सीनियर्स बताएंगे, हम जो है ना इस धरती के ऊपर हमारी सांसें गिन के आए हैं, जितनी सांसें हमारे नसीब में हम उतनी ही लेने वाले हैं। क्यों ना फिर हम उनको गहरा, लंबा और धीरे धीरे ले, ताकि हमारी लाइफ बढ़ जाए, राइट। सो अगर बढ़ती है तो ऑब्वियसली ऐसे ही बढ़ेंगे, क्योंकि सांसें तो लिमिटेड है। अब आपके पास मान लीजिए शॉर्ट में अगर 100 ब्रीदिंग बाकी है, तो आप उनको कितना धीरे धीरे लेंगे और कितना जल्दी जल्दी लेंगे। तो आप बोलेंगे पर सर एक्सरसाइज करने के बाद तो फटाफट होती है, फिर एक्सरसाइज बंद कर दे क्या? नहीं, वो टेम्पररी आप शॉर्ट ब्रीदिंग करते बिकॉज यू नीड मोर ऑक्सीजन। पर जब आप रिलैक्स होते हैं तो अपने आप आपकी लंग की कैपेसिटी जब बढ़ जाती है, तो आपका ओवरऑल ड्यूरेशन ब्रीदिंग का इंप्रूव होने लगता है। एंड दैट्स वेयर योर सीक्रेट ऑफ लॉन्जिटिविटी, लॉन्ग लाइफ, प्योर ब्रीदिंग, प्योर ऑक्सीजन होता है। ये टेक्निक हमेशा याद रखिए, चालू कीजिए, एंड बिलीव मी, अकेले कोने में कहीं पे बैठ के, टेरेस पे जाके, अभी भी खुली हवा में इसको कीजिए। यू विल सी कि आप अपने इस इम्पॉर्टेंट सिर्फ रेस्पिरेशन के ऊपर कितना अत्याचार, कितना अनदेखा कर रहे थे इस अमेजिंग बॉडी सिस्टम को। नेक्स्ट टेक्निक है बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग इज नथिंग बट आपको आपका बॉक्स इमेजिन करना है और उस बॉक्स में लेफ्ट साइड से आगे बढ़ना है। स्क्वायर है बॉक्स, मतलब ऊपर चढ़ते वक्त आपको सांस लेनी है, हॉरिजॉन्टल में रोकनी है, नीचे आते वक्त छोड़नी है, और नीचे की हॉरिजॉन्टल लाइन में होल्ड करके रखनी है, मतलब रिलैक्स रहना है। फिर वर्टिकल जाना है। आई होप यू कैन इमेजिन, मतलब अगर ये बॉक्स है तो इसमें वर्टिकल जाते वक्त स्क्वायर बॉक्स में ब्रीदिंग करनी है। इट इज सेम, मान लेते हैं 4 4 4 है, तो 4 आपने ब्रीदिंग की, 4 होल्ड की, 4 छोड़ी, और 4 वापस होल्ड करके रखी, और फिर वापस इनहेलिंग की। दिस इज ऑल्सो वन मोर टेक्निक, मगर 4 7 8 इज इजी टू फॉलो, क्योंकि सांस लेते वक्त आप काउंटिंग कर सकते हो और अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसी सीक्रेट को हमारे इंडियन कल्चर ने कई लाखों करोड़ों साल पहले जाना, और ये 4 7 8 टेक्निक, बॉक्स टेक्निक, डीप ब्रीदिंग, कामिंग टेक्निक, बहुत सारी चीजें हैं, मगर प्राणायाम जो अद्भुत टेक्निक है, हमारी इजाद की हुई, इट इज लाइफ। इसलिए लोग बोलते हैं प्राणायाम क्या है, ये बंद करो, इधर से लो, उधर से छोड़ो, ये करो, वो करो, फू फा करो, हाँ करो, हूँ करो, छीको। जस्ट improve your lung strength capacity early in the morning and you'll conquer your health throughout the day. So प्राणायाम जो हमारा योगिक प्रैक्टिस है, which is focusing only on breathing. In Sanskrit प्राणा means vital force of life, right? जो मेन सोर्स है हमारे लाइफ का, वाइटल लाइफ फोर्स। और यामा मीन्स गेनिंग कंट्रोल। जब हम हमारे ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल लाते हैं, हमारी हेल्थ एक अमेजिंग रेडिएटिंग एनर्जी के साथ इंप्रूव होने लगती है। और इसीलिए योगा के पहले प्राणायाम का इंपॉर्टेंस है। बाकी ये टेक्निक रोजमर्रा की भागती हुई जिंदगी में आपको, अगर आपके लोकल बस में जगह मिल जाती है, लोकल ट्रेन में बैठ जगह मिल जाती है, तो फालतू की चीजें करने से अच्छा आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग भी करेंगे। मौके ढूंढिए, जब मौका मिलेगा डीप ब्रीदिंग कीजिए। You will see the difference how you are changing your health.